कोरोना वायरस से जैसे तैसे निजात पा रहे भारत देश पर अब मंकी पॉक्स का भी खतरा मंडरा रहा है। भारत देश में अब तक मंकी पॉक्स के 8 मामले सामने आ चुके हैं। भारत में मंकी पॉक्स के अब तक 8 केस दर्ज हो चुके हैं। केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीणा जॉर्ज ने कंफर्म कर दिया है कि केरल में मंकी पॉक्स से ही एक व्यक्ति की मौत तक हुई है। मृतक की उम्र 22 साल थी। वो यूएई से अपने घर लौटा था। यूएई से निकलने के एक दिन पहले ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वैसे मंकी पॉक्स को देश में अब तक लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन देश में हुई पहली मौत के बाद इसे लेकर सचेत होने की जरूरत है। डब्ल्यूएचओ ने भी ये साफ कर दिया है कि मंकी पॉक्स किसी भी मरीज के संपर्क में आने से हो सकती है। मंकी पॉक्स के लक्षणों में बुखार, शरीर में दर्द, ठंड लगना, थकान और सुस्ती, मांसपेशियों में दर्द, बुखार के समय बहुत ज्यादा खुजली वाले दाने उभरने की समस्या हो, चेहरे, हाथ और शरीर के बाकी हिस्सों पर चकत्ते या दाने हो तो ये मंकी पॉक्स हो सकता है। मंकी पॉक्स के 2 स्ट्रेन अब तक सामने आए हैं, जिसमें कांगो स्ट्रेन और वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन शामिल है। कांगो स्ट्रेन पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन से ज्यादा घातक है। इस स्ट्रेन में मृत्यु दर 10% है। वेस्ट अफ्रीकी स्ट्रेन की मृत्यु दर कांगो से 1% कम है। दुनिया भर में मई महीने के बाद 78 देशों में मंकी पॉक्स के करीबन 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मौत अफ्रीका में हुई है। यहां 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में 1 और स्पेन में 2 लोगों की मंकी पॉक्स की वजह से मौत हुई है। गुजरात में दिसंबर महीने में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सबसे पहले घोषणा कर दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होना है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी ने पहली बार गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी कर दी है। लिस्ट जारी करते वक्त गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने कहा कि गुजरात के इतिहास में ये पहला मौका है जब चुनाव से 3 महीने पहले ही किसी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं इस लिस्ट में दियोदर से भीमाभाई चौधरी, राजकोट ग्राम्य से वशराम सागठिया, बेचराजी से सागर रबारी, छोटा उदेपुर से अर्जुन राठवा, कामरेज सूरत से राम धड़ूक, राजकोट दक्षिण से शिवलाल बारसिया, गारियाधार से सुधीर वाघाणी, बारडोली से राजेंद्र सोलंकी, नरोडा से ओम प्रकाश तिवारी और सोमनाथ से जगमाल वाला को उम्मीदवार बनाया गया है। श्रावण मास के पवित्र दिन पर, नाग पंचमी के पवित्र दिन पर आम आदमी पार्टी ने एक नई राजनीतिक प्रथा को कायम करने का काम किया है। चुनाव से ऑलमोस्ट 4 महीने पहले आम आदमी पार्टी गुजरात जैसे स्टेट में उम्मीदवारों की, पार्टी के प्रत्याशियों की पहली सूची डिक्लेयर कर रही है। इससे पहले कि मैं नाम जाहिर करूं, मैं सभी जो इस लिस्ट में शामिल हुए साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, जीत की बधाई देता हूं और हमारे संगठन के सभी साथियों को बधाई देता हूं कि इन सारों को जिताने में अब हम सब अपनी एनर्जी लगाएंगे। हमारे साथी है प्रदेश के उपाध्यक्ष भीमाभाई चौधरी जी, जो कि दियोदर से उनको पार्टी कंसीडर कर रही है। हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है जगमाल वाला जी, वो सोमनाथ से। अर्जुन राठवा जी हमारे ट्राइबल लीडर है, वो छोटा उदेपुर से। सागर रबारी जी हमारे किसान लीडर है, वो बेचराजी से। वशराम सागठिया जी जो हमारे दलित समाज के रिप्रेजेंटेटिव है, वो राजकोट रूरल से। राम धड़ुक जी जो कि सूरत के कामरेज से। शिवलाल बारसिया जी जो व्यापारी है और व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं, वो राजकोट साउथ से। सुधीर वाघाणी जी गारियाधार से। राजेंद्र सोलंकी बारडोली से और ओम प्रकाश तिवारी जी जो कि उत्तर भारतीय समाज का नेतृत्व और रिप्रेजेंटेशन करते, वो अहमदाबाद की नरोडा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बनेंगे। ऐसे कुल 10 लोगों की सूची, पहली सूची आज हम डिक्लेयर कर रहे हैं। फिर से मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। गुजरात ने सालों तक जिस विकल्प का, जिस नेतृत्व का, जिस पार्टी का, जिस अच्छी सोच का इंतजार किया था, वो
इंतजार अब खत्म हुआ है। अब अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार आम आदमी पार्टी एक शानदार और मजबूत विकल्प के रूप में गुजरात के लोगों के पास है। गुजरात के लोग काफ़ी उत्सुक है आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि ये 10 लोगों के नाम डिक्लेयर होने से गुजरात के राजनीतिक स्पेस में एक अच्छी हवा बनेगी, अच्छा मैसेज जाएगा और सारे लोग इसको एक अच्छे नज़र से देखते हुए आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आम आदमी पार्टीની જે પહેલું લિસ્ટ જાહેર થયું એમાં અમે 10 લોકોને અત્યારે માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી, પ્રભારી શ્રી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી અને તમામે એક 10 મજબૂત ઉમેદવારોનું નામની આજે જાહેરાત કરવામાં આવી છે। અમે સૌને શુભકામનાઓ પાઠવીએ છીએ અને આમ આદમી પાર્ટી આગામી બીજું લિસ્ટ પણ ટૂંક સમયમાં બહાર પાડશે। કારણ કે માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી ને જે દિલ્હીમાં જે કામ કર્યું અને ત્યારબાદ પંજાબમાં જે કામ કર્યું અને ગુજરાતની જનતા અરવિંદ કેજરીવાલજીના આ મોડેલને કે જે લોકહિતના કામની રાજનીતિના મોડેલને જ્યારે સ્વીકારવાનું નક્કી કર્યું છે ત્યારે અમે આગામી સમયમાં પણ વધુ નામો જાહેર કરી અને તમામને પૂરતો સમય મળી રહે, સાથે સાથે જે લોકો ખુદ કામ કરવા માંગે છે ગુજરાતના હિત માટે, ગુજરાતની સેવા માટે અને મજબૂતાઈથી જેઓ વર્ષોથી લડે છે એવા રાજકીય સામાજિક આગેવાનો તમામ સમીકરણોને ધ્યાનમાં રાખી અને આ લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવી છે અને આગામી લિસ્ટ પણ સમય આવે અમે વહેલું જાહેર કરીશું, જેથી કરીને ગુજરાતની જનતા સુધી એક નાગરિક સુધી આમ આદમી પાર્ટીના આ સૈનિકો પહોંચી શકે। गरबा गुजरात की पहचान है और देश विदेश में गुजरात गरबा के नाम से ही जाना जाता है। ऐसे में गरबा के पास पर लगने वाले 18% जीएसटी का कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय में गरबा करते हुए विरोध किया। 2 साल के कोरोना काल के बाद तीसरे साल पारंपरिक रूप से गरबा आयोजन का माहौल बन ही रहा था, जिसमें थिरकने के लिए पूरा गुजरात बेकरार है। लेकिन इसी बीच गरबा आयोजनों पर 18% जीएसटी लगाए जाने की खबर आने से गरबा प्रेमी सकते में आ गए हैं। इस मामले लगातार विरोध प्रदर्शन भी अब हो रहा है, क्योंकि माताजी का गरबा महाशक्ति की आराधना है और मां अंबे की आराधना में आयोजित होने वाले गरबा आयोजन पर 18% जीएसटी का विरोध किया जा रहा है। वडोदरा का गरबा देश विदेश में काफी मशहूर है। ऐसे में वडोदरा कांग्रेस पार्टी ने इस मामले का कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय में ही गरबा खेलते खेलते 18% जीएसटी लगाए जाने का विरोध किया। 18% जीएसटी लगाए जाने से गरबा के पास काफी महंगे हो जाएंगे। ऐसे में 2 साल से गरबा खेलने के लिए तड़प रहे गरबा प्रेमियों का बजट भी गड़बड़ा सकता है, जिस पर वडोदरा कांग्रेस पार्टी ने सीधा भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल उठाते कहा कि हिंदू संस्कृति की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता गरबा आयोजन पर 18% जीएसटी लगाकर मुनाफा कमाने की सोच बना रहे हैं। संस्कारी नगरी वडोदरा शहर की पहचान जो गरबा महोत्सव, नवरात्रि महोत्सव है, और उसमें गुजरात सरकार द्वारा जो जीएसटी लगाने की बात आज समाचार पत्र के माध्यम से हमको मालूम पड़ी है, उसका हम सख्त शब्दों में विरोध करते हैं। क्योंकि गरबा सिर्फ वडोदरा और गुजरात में नहीं, पूरे विश्व में वडोदरा का गरबा वो एक पहचान है। और यहाँ पे माताजी के त्यौहार के नाम पे, भक्ति के नाम पे, आराधना के नाम पे ये जो बड़े बड़े गरबा आयोजक आज तक लूट रहे थे, और आज गुजरात की भाजपा सरकार भी इसमें शामिल हो गई है। गब्बर सिंह टैक्स लगा के गुजरात की भाजपा सरकार को शर्म आनी चाहिए और ये जीएसटी रद्द करना चाहिए, ऐसा हमारा यहाँ पे हम आवेदन पत्र देने वाले हैं। गुजरात और गरबा दे गो टुगेदर। गुजरात की पहचान गरबा है, गुजरात की संस्कृति गरबा है। एक तरफ तो हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर नवरात्रि मतलब हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार, उसमें माता जी की आराधना करना, गरबा करना, उसका एक रिलीजियस महत्व है। जब उस पर भी जीएसटी लगाने की बात करते हैं, एक तरफ तो रिलीजियन के नाम पे जो ऑर्गेनाइजर्स है उसको अब फ्री में ग्राउंड देते हैं, उनको कॉरपोरेशन की सुविधाएं फ्री में मिलती है, और दूसरी तरफ जो खेलने गरबा जाते हैं वो मध्यम वर्ग के लोग, गरीब लोग, पैसे वाले लोग जो पास लेके खरीदते हैं, ऑलरेडी महंगे पास, कॉमर्शलाइजेशन एक तरफ आयोजक कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार ने उस पर जीएसटी लगाई है। कहाँ तक लाजमी है? माता जी के गरबा करने के लिए, माता जी की आराधना करने के लिए भी अब लोगों को टैक्स देना पड़ेगा।
24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। खस्ताहाल सड़कों से परेशान भरूच यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने पूर्णेश मोदी के पुतले को गधे पर बिठाकर विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात के भरूच जिला में बारिश के चलते शहर जिला से गुजरता हाईवे खस्ताहाल हो गया है, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा हर साल करोड़ों रुपए का आवंटन मरम्मत और नवीनीकरण के लिए किया जाता है, लेकिन फिर भी हर मॉनसून में सड़कें खस्ताहाल हो जाती है, जिसके चलते कार्यकारी इंजीनियर पर भी कांग्रेस पार्टी द्वारा सवालिया निशान लगाया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा मार्ग मकान मंत्री पूर्णेश मोदी और कार्यकारी इंजीनियर के पुतलों को गधे पर बिठाकर शहर में घुमाने और साथ ही आरएनबी के कार्यालय पर तालाबंदी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन विरोध प्रदर्शन से पहले ही पुलिस द्वारा कार्यकारी इंजीनियर के कार्यालय पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया। आज रोज भरूच जिला युवक कांग्रेस द्वारा आरएनबी ऑफिस, एनएसएस ऑफिस, स्टेट हाईवेની ઓફિસનો ઘેરાવ કરવામાં આવેલો હતો, જે આજે સરકાર દ્વારા ભરૂચ જિલ્લાને ખાડામાં નાખવામાં આવ્યું છે। અમે સરકારને કહેવા માંગીએ છીએ કે જો આવનારા દિવસોમાં આ ભરૂચ જિલ્લાના રોડ રસ્તા રિપેર નહીં કરવામાં આવે તો યુવક કોંગ્રેસ દ્વારા અતિ જ્વલન આંદોલન કરવામાં આવશે। આપણા ભરૂચ જિલ્લાની કમનસીબી છે કે ભરૂચ જિલ્લાના પ્રભારી પૂર્ણેશભાઈ મોદી છે, જે આપણા રાજ્ય રોડ મંત્રી છે, એ કમનસીબી છે કે આપણી ભરૂચ જિલ્લાના ભરૂચના પ્રભારી હોવા છતાં પણ આજના રોડ રસ્તા આ હાલતમાં છે। આવનારા દિવસોમાં જો આ નહીં રિપેર કરવામાં આવે તો વધુ જ્વલન આંદોलन કરી અને રોડ આંદોलन यूथ कांग्रेस करશે। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के सेनेट सदस्य डॉक्टर निकुल पटेल पर संगीन इल्जाम लगाए गए हैं, जिसका अन्य सेनेट सदस्यों द्वारा विरोध किया गया। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के सेनेट सदस्य डॉक्टर निकुल पटेल पर छात्र द्वारा तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं, जिसके खिलाफ सेनेट सदस्य कपिल जोशी और अमर ढोमसे ने वीसी और रजिस्ट्रार को आवेदन देकर मामले में प्रबंधन का ध्यानाकर्षण कराने की कोशिश की। थोड़ा दिवस अगाऊ टेक्नोलॉजीना प्रोफेसर અને અમારા સાથી સેનેટ સભ્ય નિકુલભાઈ પટેલ કે જે હંમેશા વિદ્યાર્થીઓના પડખે રહીને વિદ્યાર્થીઓની મદદ કરવા માટે હંમેશા અગ્રેસર રહ્યા છે, તો આવો જ એક વિદ્યાર્થી એના માટે મદદ માગવા માટે એમની પાસે ગયો હતો, જે મદદના ભાગરૂપે એમણે ROL કે જે કહેવાય કે રેકમેન્ડેશન ઓફ લેટર, જે દરેક વિદ્યાર્થીને જરૂર પડતી હોય છે ક્યાંક ને ક્યાંક નોકરી માટે કે કશાકને ક્યાંક આપવા માટે, તો એ લેટર એ વિદ્યાર્થીને નિકુલભાઈએ તાત્કાલિક ધોરણે સહી કરીને તાત્કાલિક એક પણ ધક્કો ખાધા વગર એને તાત્કાલિક ત્યાં આપી દીધું હતું। અને એ વિદ્યાર્થી કોની ચડામણીથી કે ખબર નહીં શું કારણે અઠવાડિયા પછી આવીને એલિગેશન કરે છે કે મારી પાસે આવી કોઈ માગણી કરી છે કે પૈસાની માગણી કરી કે બોટલની માગણી કરી, જે વાતમાં બિલકુલ તથ્ય નથી। આટલા વિદ્યાર્થીઓ એમની હાથ નીચે ભણી ગયા હોય, પણ આટલા વર્ષોથી જે આ નિકુલભાઈ ત્યાં ટેકનોલોજીમાં પ્રોફેસર છે, પણ આજ દિન સુધી એવો કોઈ બનાવ ચાલુ જે રનિંગ સ્ટુડન્ટ છે એમના થકી પણ કરવામાં નથી આવ્યો। તો આ તો એક એક્સ સ્ટુડન્ટ હતો કે જેમણે બહુ સારી રીતે ઓળખતા પણ નહોતા નિકુલભાઈ, કે જેમણે આવી કોઈ માગણી પણ કરી શકે। અને નિકુલભાઈનો આ વિષય પણ નહીં, કે નિકુલભાઈ આ બધાથી ખૂબ પર છે અને વિદ્યાર્થીઓને કઈ રીતે મદદ કરવી એ જ એમની ભાવના છે। જો આ વસ્તુ આવા એલિગેશન લઈને યુનિવર્સિટી દ્વારા ખોટા પગલાં ભરવામાં આવે તો યુનિવર્સિટી માટે અને યુનિવર્સિટીના ટીચર્સ માટે બહુ શરમજનક વાત કહેવાશે। તો ભવિષ્યમાં જો આવી કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને જરૂર પડશે આવા સિગ્નેચરની, કોઈ લેટરની, તો કોઈ પણ વિદ્યાર્થી માટે કોઈ ટીચર્સ બંધાયેલો નથી અને એ ટીચર્સ એ લેટર પર કોઈ પણ લેટર પર સહી કરી પણ નહીં આપે, જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓ માટે ઘણી અડચણો ઊભી થશે।
આગળના એમના ભવિષ્ય માટે ઘણી અડચણો ઊભી થશે અને આ ન થાય એના માટે આજે અમે રજિસ્ટ્રાર અને વીસી સાહેબને રજૂઆત કરવા આવ્યા કે આની પાછળનું તથ્ય જાણે, સમજે અને એ પછી જ કમિટીની વાત કરે. આ વિદ્યાર્થી જે જાણીબૂજીને એક ષડયંત્ર કાવતરું આ શિક્ષક ઉપર રાજકીય અદાવતથી ધમકાવવાનો એક પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. કારણ કે વિદ્યાર્થીએ આ બનાવ 25 તારીખે જ્યારે સાંજે બનાવ બન્યો અને વિદ્યાર્થી 29 તારીખે, એટલે તમે વિચારો 26, 27, 28 અને 29 4 દિવસ પછી આ વિદ્યાર્થી યુનિવર્સિટીની અંદર સિન્ડિકેટ મેમ્બરને કમ્પ્લેન કરે છે, પોલીસ સ્ટેશનની અંદર એટ્રોસિટીનો કમ્પ્લેન કરે છે, કેસ કરે છે, પૈસા લીધા એનો કેસ કરે છે. એટલે જે બધા આક્ષેપો કર્યા છે એ મને ચોક્કસપણે ખાતરી છે કે એ આક્ષેપો બધા બિનપાયદેસર છે. બિનપાયદેસર આક્ષેપોને આવનારા દિવસોમાં એ કશું પ્રૂવ નહીં કરી શકે. પણ આજે અમે જે યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલરશ્રીને અને રજિસ્ટ્રારશ્રીને જે મળવા આવ્યા કે એક માત્ર જે ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી છે એ હાલમાં યુનિવર્સિટીનો વિદ્યાર્થી પણ નથી અને સિન્ડિકેટ પહેલા એક કાગળિયો આપીને એક સિન્ડિકેટ મેમ્બર એક એવા છે કે જે આ આખા ષડયંત્રને અંજામ આપી રહ્યા છે. એ સિન્ડિકેટ મેમ્બરને હું કહેવા માંગીશ કે ભાઈ, તમારો ભૂતકાળ પણ કેટલો કલંકિત હતો એ અમે જાણીએ છીએ. આ સિન્ડિકેટ મેમ્બર એની મર્યાદા ભૂલી ગયા છે. પણ આવનારા દિવસોમાં હું એને ખાતરી આપું છું કે તમારા જે ભૂતકાળમાં જે બધા તમે કેવી રીતના પાસ થયા, કેવી રીતના તમે આગળ વધ્યા, એના બધા અમે એમના નામનો પણ અમે કલંકિત કરવા આગળના દિવસોમાં આવીશું. કારણ કે મને ખબર છે કે એ સિન્ડિકેટ મેમ્બર એક દલાલ બનીને આ વિદ્યાર્થીઓને હાથા બનાવીને જે ડૉક્ટર નિકુલ પટેલ ઉપર જે આક્ષેપો કર્યા છે એ આક્ષેપો બધા ખોટા છે. આ મુદ્દાની માત્ર ચર્ચા યુનિવર્સિટીની સિન્ડિકેટની અંદર થઈ હતી. આના તથ્ય શું છે, આની અંદર ગંભીરતા કેટલી છે, આની અંદર શું વાતચીત થઈ, સંદર્ભ શું છે, અથવા તો આની અંદર જે કંઈ પણ એલિગેશન્સ છે તે કોના અગેન્સ્ટમાં અને કેટલી હદ સુધી પુરવાર થઈ શકે છે, એ કામ ખરેખર જો કમિટી કામ કરે પછી જ એ જાણવા મળે. હાલ પૂરતું આની અંદર તથ્ય શું છે એ તથ્ય શોધવા માટે થઈ અને એક આખી ટીમ એટલે કે જે કમિટી છે એ રચવા માટેની ચર્ચા થઈ હતી. અને આવા જે જ્યારે કોઈ પણ મુદ્દા આવે જેની અંદર તથ્ય સુધી અથવા તો હકીકત સુધી પહોંચવાની અંદર ની એક કોશિશ કરવાની થતી હોય છે ત્યારે આવી કમિટી થતી હોય છે. આ વસ્તુ પણ જ્યારે ધ્યાનમાં આવી છે અને સિન્ડિકેટની અંદર ચર્ચા કરવામાં આવી છે તો સિન્ડિકેટે આના ઉપર એક કમિટી બને એવી ચર્ચા થઈ હતી. અને હવે પછી એ જો એ નોટિફાય થાય અને એ કમિટી એની અંદર જો કોઈ તથ્ય હોય તો એ શોધે અથવા તો એની અંદર જે કંઈ પણ ઇનપુટ્સ છે એ કમિટી તરફથી મળી શકે.